kimseye kırgın, küskün, kızgın. कैसे हैं दोस्तों? एक वक्त था 1999 में जब एक 21 साला मुस्लिम लड़की मरवा सफा कॉकची इलेक्शन जीतकर तुर्क पार्लियामेंट में दाखिल हुई। वो हल्फ लेने के लिए उठी तो उसे किसी ने हल्फ नहीं लेने दिया, ओथ नहीं लेने दिया। क्यों? वो इसलिए कि उसके सर पर स्कार्फ था, वो हेड स्कार्फ लेकर आई थी। तुर्की में 1980 से 1980 की दहाई से स्कार्फ लेने पर कानूनी तौर पर पाबंदी आयद थी। इसीलिए लॉ मेकर्स ने उस वक्त उस नौजवान लड़की को जबरदस्ती कहा कि आप हिजाब उतारें तो हल्फ लें। मरवा सफा ने इनकार कर दिया। जवाब में पार्लियामेंट ने इसे हल्फ ही नहीं लेने दिया और ऐवान से पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया। फिर इसी पर बस नहीं किया, बल्कि नौजवान मरवा की टर्किश नेशनैलिटी ही मंसूख कर दी गई, इसका शिनाख्ती कार्ड खत्म कर दिया गया। वक्त का फेर देखिए दोस्तों कि सिर्फ 16 साल बाद 2015 में 2015 में इसी खातून की बहन रिजवा कॉकची जीत कर आई और इस बार उन्हें तालियों की गूंज में वेलकम किया गया। उन्होंने हल्फ भी लिया और पार्लियामेंट की रुकन भी रही। दिलचस्प बात यह है कि इस दूसरी दफा में मरवा सफा की बहन ने भी वही 16 साल पुराना स्कार्फ ओढ़ रखा था ताकि तारीख रकम हो सके। ये वाकया और ये दिन दोस्तों तुर्की में इस्लाम पसंदों की फतह का बहुत बड़ा दिन था और इस सब के पीछे तुर्की की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी थी, जिसे लोकली AK पार्टी भी कहते हैं, तैयब एर्दोगान जिसके लीडर हैं। इस सारे इनकलाब के पीछे दोस्तों कहानी कुछ यूं थी कि तुर्की में 1980 से 1980 से मुस्लिम तंजीमों और शार पर कई तरह की सैंक्शंस थीं। 80s के मार्शल की इन पाबंदियों में खवातीन का सर पर स्कार्फ लेना भी बैन था, लेकिन जब तैयब एर्दोगान की AK पार्टी 2002 में जीत कर इक्तदार में आई तो उन्होंने वादा किया कि एक दिन वो ये तमाम पाबंदियां खत्म कर देंगे। वो अपने वादे में 2013 में कामयाब हुए जब तैयब एर्दोगान ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बहुत सी रिफॉर्म्स की, कानून में तब्दीलियां की। उन्होंने पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में, सरकारी दफातर में और यूनिवर्सिटीज में खवातीन को इजाजत दी कि वो चाहें तो स्कार्फ ओढ़ लें, ना चाहें तो ना ओढ़ें। शुरू में ये पाबंदी सिर्फ आम खवातीन से उठाई गई, लेकिन खवातीन जजेस जो थीं, प्रोसिक्यूटर्स, पुलिस वुमेन और मिलिट्री सर्विस में जो खवातीन काम करती हैं, वो बहरहाल स्कार्फ फिर भी नहीं ओढ़ सकती थी। अलबत्ता बाद में इस पर भी पाबंदी को नरम कर दिया गया। इसी पाबंदी के खात्मे पर दोस्तों यूरोप से तुर्की के ताल्लुकात फिर बेहतर हुए थे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के तुर्क हुकूमत पर जो एतराज़ात रहे थे उनमें से ये बड़ा एतराज़ था कि आप खवातीन के लिबास पर पुलिसिंग मत करें। कौन बिकनी पहनेगा या कौन स्कार्फ पहनेगा ये स्टेट का मसला नहीं होना चाहिए। पाबंदियां यूरोप का मुतालबा था यूरोपीय यूनियन का कि आप ना लगाएं। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि तैयब एर्दोगान ने ये पाबंदियां यूरोपीय दबाव में खत्म की थी, नहीं, बल्कि ज्यादा इंसाफ की बात यह है कि उन्होंने अपने इस्लाम पसंद वोटर्स और अच्छी इकोनॉमी के लिए ये कदम उठाया था, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से अच्छे ताल्लुकात का मतलब अच्छी ट्रेड था। यही वजह है माय क्यूरियस फेलोज कि तुर्की में इस्लाम को बतौर निज़ाम पसंद करने वालों की पहली चॉइस अब तैयब एर्दोगान है। इससे ये ना समझा जाए कि तुर्की में तैयब एर्दोगान के जो मुखालफिन हैं वो कोई इस्लाम दुश्मन है। तुर्की में 98% 98% आबादी मुसलमान ही है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क और तकसीम आप 2023 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दोनों राउंड्स में साफ देख सकते हैं। दोनों राउंड्स में CHP जो कि मॉडर्न तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क की पार्टी है, तैयब एर्दोगान के बिल्कुल करीब वोट लेकर ही हारी है। वो कि ये 6 पार्टी अलायंस था, लेकिन इसकी क़यादत CH पार्टी ही कर रही थी। इसके कैंडिडेट कमाल कलिचदारोग्लू थे। मुकाबला कुछ यूं हुआ कि पहले राउंड में तैयब एर्दोगान का पीपल्स अलायंस 4% वोट्स के साथ आगे निकल गया, लेकिन तुर्क कानून के मुताबिक सदर बनने के लिए, प्रेसिडेंट के लिए 50% कम से कम वोट जरूरी होते हैं। लेकिन तैयब एर्दोगान के 49% से कुछ ही ऊपर वोट्स थे, जबकि उनके मुखालिफ ने 45% वोट्स लिए थे। इसीलिए फिर दूसरा राउंड हुआ, क्योंकि 50% किसी के नहीं थे। इसमें दोस्तों जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि एक और प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार फर्स्ट राउंड में सनान ओगान थे, जिन्होंने 5.2% वोट्स लिए थे। तो इन्होंने सेकंड राउंड में तैयब एर्दोगान की हमायत कर दी, जैसा कि हमने वीडियो में प्रेडिक्ट भी किया था पिछली। दूसरे राउंड में तैयब एर्दोगान 52% वोट्स लेकर जीत गए, जबकि उनके मुखालिफ ने 48% वोट्स लिए और हार गए। लेकिन आप गौर करें कि दोनों मर्तबा मार्जिन कोई बहुत ज्यादा नहीं था, जबकि इससे पहले इंतखाबात में तैयब एर्दोगान से फौरी पीछे रह जाने वाले जो कैंडिडेट्स थे उनके वोट ज्यादा से ज्यादा 38%
रहे हैं, मतलब कुछ 40% तक भी नहीं आ सका और तैयब एर्दोगान 50 से कहीं ऊपर हुआ करते थे। तो अब ये तकसीम 50-50 के करीब पहुंच चुकी है। तो खैर दोस्तों, 2023 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रजब तैयब एर्दोगान की जिंदगी का 11वां इलेक्शन है, 11th इलेक्शन है जो वो जीते हैं। उनके लिए खुशकिस्मती की बात देखें कि जब 28 मई के इलेक्शन का मुकम्मल रिजल्ट आया तो उनके हामियों और तुर्क कौम के लिए एक नहीं 2 चीजों के जश्न का वक्त था। तब तक 29 मई शुरू हो चुका था, यानी जब मुकम्मल रिजल्ट आए तब की बात कर रहे हैं। तो एक जश्न तो जाहिर है तैयब एर्दोगान की फतह की सेलिब्रेशन थी, लेकिन दूसरी खुशी ओटोमन एम्पायर के इस्तांबुल फतह करने की भी थी, यानी उसकी 570वीं सालगिरह की 570th सेलिब्रेशन। आप जानते हैं कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बाज़ंतीनी सल्तनत ईस्टर्न रोमन एम्पायर की आखिरी निशानी कुस्तुनतुनिया को 1453 में फतह किया था। हालांकि ये शहर इससे पहले इतना मजबूत रहा था कि 28 मरतबा मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरानों ने भी इसका मुहासरा किया, लेकिन इसे फतह नहीं कर सके। यही वजह है कि तैयब एर्दोगान की जीत को सुल्तान मोहम्मद फातेह की जीत की सालगिरह के साथ मिलाकर उनके चाहने वाले दोहरी खुशी इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि जाहिर है उनका नेशनल प्राइड भी है सुल्तान मोहम्मद फातेह। अगर दोस्तों हालात में कोई बड़ी तब्दीली तुर्की में नहीं आती तो प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान अगले 5 साल भी तुर्की के स्याह सफेद के मालिक रहेंगे, यानी 2028 तक। अदालतों में जजेस वो लगाएंगे, पार्लियामेंट जो भी कानून पास करेगी उसे नल एंड वाइड भी वो कर सकेंगे, खुद से फरमान जारी करके उसे कानून भी बना सकेंगे, वगैरह वगैरह। ये उन इख्तियारात में से सिर्फ चंद एक हैं जो उन्होंने 2016 के नाकाम कू के बाद, नाकाम मार्शाला के बाद आईनी तरमीम करके हासिल किए थे, बल्कि मुल्क का निज़ाम ही बदल कर हासिल किए थे। तैयब एर्दोगान की अपोजिशन पार्टीज यही इख्तियारात ख़त्म करने, डेमोक्रेसी की स्पिरिट बहाल करने और तुर्क सेकुलर इमेज बेहतर करने के लिए ही तो इकट्ठी हुई थी, लेकिन उन्हें 30 साल से जारी सियासी लड़ाई में इस अहम तरीन मुकाम पर दोस्तों शिकस्त फाश हो गई है। इस लड़ाई की दोस्तों एक बैकग्राउंड स्टोरी भी है और ये बहुत अहम लड़ाई है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आपको ये बताएं कि तैयब एर्दोगान अब 8.5 करोड़ लोगों के ऐसे लीडर हैं जिन्हें मगरबी दुनिया, वेस्टर्न वर्ल्ड, मगरबी ताकतें बिल्कुल पसंद नहीं करती। खास तौर पर जब से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई है तब से मगरबी ताकतें बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तैयब एर्दोगान जीत कर अगले 5 साल भी एक ताकतवर प्रेसिडेंट बन जाए। दरअसल यूरोप के तुर्की और तैयब एर्दोगान के साथ 3 बड़े इश्यूज हैं, बल्कि 4 बड़े इश्यूज हैं। एक तो ये कि तुर्की से बड़े पैमाने पर कश्तियों पर बैठकर लाखों लोग यूरोप में हर साल दाखिल हो जाते हैं। 2015 में जब शाम में भी सिविल वॉर जारी थी, सीरिया में, फिर इराक और शाम के बड़े हिस्से पर दाश ने, आईएस ने खिलाफत कायम कर ली थी अपने तई, और यमन में भी खाना जंगी चल रही थी। उस वक्त 10 लाख 1 मिलियन से ज्यादा रिफ्यूजीज यूरोप में दाखिल हो गए थे। ये सब अजाइलम, सियासी पनाह तलब कर रहे थे। इन मुहाजिरीन का बड़ा हिस्सा तुर्की के रास्ते ही यूरोप में दाखिल हुआ था, यानी जो यूरोप को ये मसला झेलना पड़ा, इतने ज्यादा मुहाजिरीन का, ये इनका जो रूट था वो तुर्की से जाता था। आप नक्शे में देखें तो तुर्की मिडिल ईस्ट और यूरोप के दरमियान, बल्कि एशिया और यूरोप के दरमियान एक पुल की तरह है। फिर पूरे मिडिल ईस्ट या कहीं से भी अगर कोई तुर्की पहुंच जाता है तो उसके पास एक सामने का लेकिन अंदर अंदर से खुफिया रास्ता है। वो रास्ता आप देख भी रहे हैं कि एजेंसी का है, क्योंकि यही वो समंदर है जो यूरोप और एशिया के दरमियान हद फासिल है, जो दोनों को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। इसमें जा बजा छोटे बड़े जजीरे हैं, छोटे ज्यादा हैं, इतने ज्यादा जजीरे हैं कि इन्हें गिनना और हर मुल्क की मलकियत बताना कि कौन सा जजीरा किसका है बहुत मुश्किल काम है। फिर भी इन जजीरों की तादाद और रास्तों की भूल भुलैयां कैसी मुश्किल हैं, ये समझने के लिए, एक अंदाजा देने के लिए आपको बताएं कि इस छोटे से समंदर में, एजियन सी में, सिर्फ वो जजीरे जो यूनान की मलकियत हैं उनकी तादाद 6000 से ऊपर है, मोर देन 6000। यही वजह है कि तुर्की से स्मगलर्स, इंसानी स्मगलर्स अपनी छोटी छोटी कश्तियों में बहुत से लोगों को बिठाकर गार्ड्स को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं और यूरोप के अंदर लातादाद मुहाजिरीन को मुख्तलिफ जजीरों से पहुंचा देते हैं। इस गैर कानूनी कोशिश में हजारों लोग बेचारे हर साल मारे भी जाते हैं। ऐसे बदकिस्मतों की लाशें साहिलों पर पड़ी हुई मिलती हैं। एलान कुर्दी की जिगरपाश तस्वीर आपको याद ही होगी। असल तस्वीर दिखाने का दोस्तों हम में हौसला नहीं, इसलिए ये पेंटिंग ही आपको दिखा रहे हैं एक रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों इन मुहाजिरीन को, रेफ्यूजीज को रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन को तुर्की की बहुत ज्यादा मदद दरकार होती है मुसलसल।
इस वक्त 40 लाख 4 मिलियन के करीब रेफ्यूजीज तुर्की के अंदर मौजूद हैं, जो ज्यादातर सीरिया से आए हैं। अगर तुर्क सदर मदद ना करें तो इनमें से न जाने कितने यूनान के साहिलों पर पहुंच जाएंगे, यानी यूरोप चले जाएंगे। इसीलिए तुर्की से यूरोप का मुसलसल मुतालबा है कि वो इन रेफ्यूजीज को वापस इनके मुल्कों में भेजे, सीरिया वगैरह में, या फिर सिर्फ उन लोगों को आने दे बाई एयर और कानूनी तरीके से जिनके कागजात और वीज़ा प्रोसीजर्स मुकम्मल हैं और जिन मुल्कों में वो जा रहे हैं उनके मुताबिक मुकम्मल हैं। इसके लिए 2016 में 2016 में दोस्तों एक मुआहदा हुआ था, एक एग्रीमेंट हो चुका है जिसे यूरो टर्की रेफ्यूजी डील कहते हैं। इस एग्रीमेंट के मुताबिक तुर्की गैर कानूनी तौर पर समंदरी या जमीनी बॉर्डर क्रॉस करने वाले मुहाजिरीन को रोकेगा। बदले में तुर्की को 6 बिलियन यूरोस 6 अरब यूरोस मिलेंगे, ताकि तुर्की के अंदर जो बेतहाशा मुहाजिरीन के आ जाने की वजह से, रेफ्यूजीज के आ जाने की वजह से, तकरीबन 4 मिलियन रेफ्यूजीज की वजह से जो इंसानी मसाइल पैदा हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मसला आया है, उसे तुर्की हल कर सके। इसके लिए 6 अरब यूरो यूरोप तुर्की को दे रहा है इस एग्रीमेंट के मुताबिक। इसी एग्रीमेंट की एक और शिक के मुताबिक तुर्क शहरियों को यूरोप में वीजा फ्री एंट्री की सहूलत देना भी मुआहदे का हिस्सा है। इस डॉक्यूमेंट के बाद मुहाजिरीन की दोस्तों, इस मुआहदे के बाद यूरोप में एंट्री तुर्की के रास्ते बहुत हद तक कम हुई, लेकिन अभी तक यूरोपीय यूनियन की तशवीश खत्म नहीं हुई। तो खैर दोस्तों, यूरोप का ये पहला बड़ा कंसर्न है जिस पर वो तैयब एर्दोगान से मुतासिर नहीं है, उनसे नाराज रहते हैं, क्योंकि यूरोप का ख्याल है कि प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान महाजरीन के यूरोप में दाखिले को बतौर बार्गेन चिप इस्तेमाल करते हैं, बार्गेनिंग के लिए उसे यूज करते हैं। जहां उन्हें कोई बात मनवाना होती है यूरोप से, वो महाजरीन का एजेंसी के रास्ते यूनानी जज़ायर तक पहुंचना आसान बना देते हैं, फिर डारों की डारें महाजरीन के यूरोप की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। इससे यूरोप की मुश्किलात में इजाफा होने लगता है, और जब उनकी बात मान ली जाती है यूरोप की तरफ से, प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान की, तो वो महाजरीन को सख्ती से रोकना शुरू कर देते हैं, चेक अपना और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये यूरोप का तैयब एर्दोगान से एक मसला है। इसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम है यूरोप को तैयब एर्दोगान के साथ, वो उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ गहरी दोस्ती है। ये मसला यूक्रेन की जंग के बाद दरअसल ज्यादा गहरा हुआ है। तैयब एर्दोगान दोस्तों दरअसल एक साथ कामयाबी से दोनों मुल्कों से डील कर रहे हैं। वो यूक्रेन को भी इमदाद दे रहे हैं, उनको फंड्स दे रहे हैं, और रूस से भी दिफाई ताल्लुकात कायम रखे हुए हैं। जब रूस ने यूक्रेन के हमसाया इलाकों पर अपने मिलिशियाज के जरिए कब्जा किया, तो तमाम नेटो मेंबर्स ने, तुर्की भी जो उसका मेंबर है, उन्होंने उसकी मजम्मत की, तुर्की ने भी मजम्मत कर दी। लेकिन फिर जब नेटो ममालिक और अमेरिका ने रूस पर इस जारहियत के जवाब में इसके बाद पाबंदियां लगाई, पाबंदियों का ऐलान किया, सैंक्शंस अनाउंस की, तो यहाँ तैयब एर्दोगान ने मुखालफत कर दी। तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं रूस से गैस लेता हूँ, उससे मेरे मुल्क के गरीब लोगों की सर्दियां गुजरती हैं और हमारी इंडस्ट्री चलती है, मैं पाबंदियां क्यों लगाऊं। बल्कि आपको बताएं दोस्तों कि पाबंदियों के बाद तो तैयब एर्दोगान ने रूस से तिजारत और तेज कर दी, इतनी ज्यादा कि रूस और तुर्की में जंग से पहले 34.73 बिलियन की ट्रेड होती थी दोनों मुल्कों में। लेकिन जैसे ही ये जंग शुरू होती है, यूक्रेन पर रूस का हमला होता है, उसके बाद के महीनों में ये ट्रेड डबल हो जाती है, ऑलमोस्ट 68.19 बिलियन। इसमें भी तुर्की ने इंपोर्ट्स रूस से ज्यादा कर दी, क्योंकि रूस से प्रोडक्ट्स अब सस्ती मिल रही थी, रूस से बाकी मुल्कों ने पाबंदियां लगाई, तो ज़ाहिर है उसे कीमत कम करना पड़ी। यानी ये सीधा सीधा तुर्क इकोनॉमी ही का फायदा था और तैयब एर्दोगान ये फायदा उठा रहे थे। इसके बाद चंद महीनों में ही अमेरिका ने वार्निंग जारी की कि वो रूस से बिजनेस करने वाली तुर्क कंपनीज पर भी पाबंदी लगा सकता है। इस पर भी तुर्की ने फिर कोई तवज्जो नहीं दी। बात यह है साथियों कि तुर्की अपने यूक्रेन और रूस दोनों से ताल्लुकात को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता आया है। अभी चंद हफ्ते पहले 17 मई को तुर्की ही की मदद से यूक्रेन की फूड एक्सपोर्ट्स मुमकिन हुई थी, जो कि बंद हो चुकी थी, क्योंकि रूस ने यूक्रेन की पोर्ट्स पर कब्जा करके इसकी गंदम समेत कई किस्म की फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट रोक रखी थी। ये 30 मिलियन टन फूड जो थी यूक्रेन दुनिया के गरीब तरीन ममालिक को सस्ते में एक्सपोर्ट किया करता था हर साल। इसमें यूक्रेन और उन गरीब ममालिक दोनों का भला हो जाता था। सो तुर्की ने यूक्रेन और रूसी अहदेदारों के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन के अंडर ये ब्लॉकेड मजीद 2 माह के लिए हटवा दिया, 2 माह के लिए इसमें एक्सटेंशन कर दी। सो तुर्की ने यूक्रेन और रशियन ऑफिशियल्स के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर ये ब्लॉकेड मजीद 2 माह के लिए हटवा दिया, एक्सटेंड कर दिया। सदर तैयब एर्दोगान अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस डील का, ये मुज़ाकरात कामयाबी से करवाने का मुसलसल क्रेडिट लेते रहे हैं।
اب ظاہر ہے وہ اس پوزیشن میں اسی لیے آئے ہیں کہ انہوں نے دہائیوں سے دونوں ملکوں سے یوکرین اور رشیا سے اچھے تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو یہ دو وجوہات ہوئی مہاجرین اور روسی صدر سے دوستی، جس کی وجہ سے مغرب طیب اردوان سے ناراض رہتا ہے۔ اب تیسری وجہ جو ہے اس میں وہ ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ نیٹو میں ترکی ایک طاقت ہے۔ ترکی 1952 سے 1952 سے نیٹو کا ممبر ہے، اور نیٹو کے نئے ممبرز کے لیے ترکی کی ہاں اور نہ بہت میٹر کرتی ہے۔ ترکی ہاں کرے گا تو نیا ملک نیٹو کا ممبر بن سکے گا، باقی ممبرز کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ اس کوشش کو بھی طیب اردوان نے بہت اچھی ڈپلومیسی سے ہمیشہ استعمال کیا ہے۔ وہ ایسے کہ جب نیٹو نے بظاہر رشیا کو سبق سکھانے کے لیے اس کے دو ہمسایوں فن لینڈ اور سویڈن کو نیٹو کا ممبر بنانے کی کوشش کی، تو طیب اردوان نے 50-50 ڈیل کی، 50-50 فیصلہ کیا۔ انہوں نے روس کے بڑے ہمسائے فن لینڈ کے لیے تو ووٹ کر دیا کہ اسے نیٹو کا ممبر بنا لیا جائے، لیکن سویڈن کے لیے جس کا سمندری راستہ روس کے لیے بہت اہم تھا، اسے ویٹو کر دیا، یعنی انکار کر دیا۔ انہوں نے جواز یہ پیش کیا کہ سویڈن نے کچھ ایسے دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے جو ترکی کو مطلوب ہیں۔ ان کا اشارہ کرد باغیوں کی طرف تھا، کچھ ان کے لیڈرز کی طرف تھا جو سویڈن میں پناہ گزین ہیں۔ لیکن دوستو یہ صرف ایک ڈپلومیٹک بہانہ تھا، کیونکہ اس طرح فن لینڈ پر بھی ایگزیکٹلی یہی اعتراض ہو سکتا تھا کہ اس نے بھی کرد باغیوں کو، جنہیں ترکی دہشت گرد کہتا ہے، انہیں پناہ دے رکھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ترکی دونوں ملکوں فن لینڈ اور سویڈن دونوں سے مطالبہ کرتا آیا ہے کہ وہ ترکی کو مطلوبہ دہشت گرد ٹرانسفر کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیدھا بہانہ ہی ہے، ایک زبردست ڈپلومیٹک چال ہی تھی، جس سے ترکی نے یورپی یونین اور امریکہ کو بھی ساتھ رکھا اور روس کو بھی ناراض نہیں ہونے دیا کہ ایک جگہ اس نے روس کی بات مان لی جو سویڈن کو نیٹو میں نہیں آنے دیا، لیکن فن لینڈ کو اس نے جانے دیا اور امریکہ کی بات مان لی۔ اس پر طیب اردوان کو دوستو داد بہرحال دینا ہی پڑے گی۔ اب اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھیں کہ ترکی روس کے دشمن یوکرین کو امداد بھی دے رہا ہے، فن لینڈ کو روسی مدد کے خلاف نیٹو کا ممبر بھی بنوا رہا ہے، لیکن پھر بھی روسی صدر ولادیمیر پوٹن ہی وہ پہلے بڑے عالمی رہنما ہیں جنہوں نے طیب اردوان کو صدر بننے پر سب سے پہلے مبارکباد دی، اور دی بھی اس وقت جب ابھی انتخابی نتائج مکمل ہی نہیں ہوئے تھے، یعنی آفیشیلی ابھی ریزلٹس اناؤنس نہیں ہوئے تھے۔ پھر آپ الفاظ بھی ذرا دیکھیں۔ رشین سرکاری کنٹرولڈ میڈیا میں، گورنمنٹ کنٹرولڈ میڈیا RT پر یہ رپورٹ ہوا کہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے ڈیئر فرینڈ، پیارے دوست طیب اردوان کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ یہ آپ کی آزادانہ خارجہ پالیسی اور اپنے ملک کے لیے بے لوث کام کرنے کا انعام ہے جو آپ کے عوام نے آپ کو دیا ہے۔ ان تین کے بعد چوتھی بہت اہم وجہ جس کے لیے مغربی طاقتیں طیب اردوان سے ناراض رہتی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ عالمی پابندیوں سے اکثر اعلانیہ انکار کر دیتے ہیں، اسے انکریج نہیں کرتے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ ابھی CNN کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں روس پر مغربی پابندیوں کے لیے باؤنڈ نہیں ہوں، میں ایسی غلطی کیوں کروں کہ روس اور یوکرین جہاں سے میرے ملک میں سب سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں ان سے تعلقات خراب کر لوں۔ مجھے آپ نے کیا سمجھا؟ I won't be a leader that makes the mistake of missing the tourists from Russia or Ukraine. تو دوستو یہ وہ چار بڑے پرابلمز ہیں جو مغربی طاقتوں کو طیب اردوان کے ساتھ ہیں، لیکن گھر میں ترکی کے اندر بھی دوستو ایک لاوا پک رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ طیب اردوان کا الائنس پریزیڈنشل الیکشن جیت تو گیا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جو الائنس ہے اس نے بھی قریب اتنے ہی ووٹ لیے ہیں، آدھے کے قریب، صرف 4% 4% کا فرق ہے، آپ جان چکے ہیں۔ یاد رہے کہ ترکی میں 89%، قریب 90% ووٹرز نے اس بار الیکشن میں حصہ لیا ہے، ووٹ کاسٹ کیا ہے، یعنی ووٹر ٹرن آؤٹ بہت ہی زیادہ رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترکی میں ایک واضح اور بڑی تقسیم کا ثبوت ہے، کیونکہ اتنے بڑے نمبرز ہیں کہ اب جو بھی رزلٹ ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ تقسیم ہے۔ لیکن یہ تقسیم کیا ہے؟ تقسیم ہے سیکولر اور اسلامک آئیڈینٹی کی، سیکولر اور اسلامی شناخت کی۔ ترک نیشنلسٹ کے گھروں میں آپ دیکھیں تو عام طور پر ماڈرن ترکی کے بانی کمال اتا ترک کی تصاویر لگی ہوتی ہیں، مجسمے لگے ہوتے ہیں، جبکہ طیب اردوان کے چاہنے والے اب انہیں ہی نئے ترکیہ کا بانی سمجھتے ہیں اور انہی کی تصویر لگاتے ہیں۔ وہ ایک کلٹ کی طرح طیب اردوان کو چاہتے ہیں۔ آپ اگر ان کے چاہنے والوں کی گفتگو سنیں تو وہ آغاز ہی آئی لو یو اردوغان سے کرتے ہیں۔ We are together. We are one. We are very happy. I love you, Erdogan. Erdogan, he is strong man. طیب اردوان اپنے ووٹر اور اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو کتنا بہتر سمجھتے ہیں یہ آپ اس سے جانیے کہ وہ الیکشن جیتنے کے فوراً بعد بھلا کہاں گئے؟ عدنان مینڈرس کے مزار پر، اس کے موزولیم پر۔ یہ عدنان مینڈرس وہ ہیں دوستو جن کی ترکی میں اسلام پسندوں کے نزدیک سیکولرزم کے مقابلے میں بہت بڑی اہمیت ہے۔
اس کے پیچھے دوستو ایک ٹریجڈی ہے، ایک کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جسے طیب اردوان 1980 کی دہائی سے 1980 سے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ دراصل عدنان مینندرس 1950 سے 60 تک، 1950 سے 60 تک تقریباً 10 سال ترک پرائم منسٹر رہے، وزیر اعظم رہے۔ یہ وہ دور تھا جب ترکی میں سیکولرزم کی گرپ بہت مضبوط ہوا کرتی تھی۔ وزیر اعظم عدنان مینندرس بھی سیکولرزم کے خلاف نہیں تھے، بلکہ وہ اس کا بہت دفاع کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ اسلامی تعلیمات سیکولرزم سے مختلف نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ترکی میں پہلی بار سکارف لینے کی پابندی نرم کر دی۔ انہوں نے پہلی بار ترک زبان میں آذان نشر کرنے کا آغاز کیا۔ پہلی بار ترکی میں اسلامی تنظیموں کو، مسلم آرگنائزیشنز کو چیریٹی ورک کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ ان کا امیج بہتر ہو۔ اس کے علاوہ جلا وطن عثمانی شاہی خاندان، اوٹومن امپائر کے جو آخری حکمران تھے، ان لوگوں کو بھی، ان فیملیز کو بھی ترکی میں واپس لانے کی کوششیں انہوں نے ہی شروع کی۔ یہ تفصیل آپ یہاں اس ویڈیو میں ہماری جان سکتے ہیں آئی بٹن پر ٹچ کر کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدنان مینندرس نے دوستو اپنے دور میں اپوزیشن کو بھی سختی سے دبایا۔ یہ اپنے خلاف ہونے والے مظاہروں کو طاقت سے روکتے تھے، مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا اور میڈیا پر پابندیاں لگانا بھی وہ الزامات ہیں جو ان پر آج تک لگتے ہیں۔ ان کے دور کے آخری حصے میں دوستو جب ترک اکانومی بری طرح شٹر ہو چکی تھی، مہنگائی اور ریسیشن بہت زیادہ تھا، تو ایک چینج یہ آیا کہ طلباء نے، اسٹوڈنٹس نے ملک بھر میں احتجاج شروع کر دیا عدنان مینندرس کی حکومت کے خلاف۔ اس احتجاج کو پرائم منسٹر عدنان مینندرس نے سختی سے دبانے کی کوشش کی، تو یہاں سے ان کے مخالفین کو جو فوج اور طاقتور اداروں میں، سرکاری اداروں کے اندر تھے، انہیں موقع مل گیا کہ وہ عدنان مینندرس کی اب چھٹی کروا دیں۔ قصہ مختصر دوستو، 10 سال کی سیاسی گرما گرمی کا انجام 27 مئی 1960، 27 مئی 1960 کو یہ نکلا کہ کو ہو گیا، مارشل لا لگ گئے۔ جنرل جمال گورسل نے ایک خفیہ پلاننگ کے ساتھ اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ عدنان مینندرس کو ان کی کابینہ اور قریبی ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر آئین کے آرٹیکل 14 جو ملک کو سیکولر اور غیر مذہبی بنیادوں پر چلانے کا کہتا ہے، اس کی خلاف ورزی سمیت کئی جرائم کا مرتکب ہونے کا کیس بنایا گیا۔ انہیں طاقت کے غلط استعمال اور مخالفین کو سختی سے دبانے کا مجرم بھی ٹھہرایا گیا۔ مہینوں ان کا ٹرائل ہوتا رہا اور آخر انہیں سی آف مارمرا کے ایک بہت چھوٹے سے 8 کلومیٹر پر پھیلے ایک جزیرے امیر علی میں لے جا کر قید کر دیا گیا۔ ویسے اس جزیرے کو آج کل روانی میں میرالی کہا جاتا ہے۔ 17 ستمبر 1961، 17 ستمبر 1961 کو انہیں ان کے وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ جزیرے پر جیلر کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے اسی دوران کال آئی کہ ان تینوں کی سزائے موت فی الحال ٹال دی گئی ہے، مگر تب تک ان تینوں کی سانسیں جھولتے جھولتے ختم ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد ترکی میں آفیشلی جولائی 1987 تک، 1987 تک دوستو فوجی حکومت کی لگائی ہوئی ایمرجنسی ہی نافذ رہی۔ اسے ہی ترکی کا مارشل لا کہا جاتا ہے۔ جب پورے ملک سے دوستو مکمل طور پر 87 کے بعد مارشل لا ہٹا لیا گیا، سوائے کرد چھوٹے سے ایریا کے، تو طیب اردوان کی پارٹی AK پارٹی اسی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ طیب اردوان کی کامیابی اسی طویل مارشل لا اور اسلام پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور عدنان مینندرس کے قتل کا رد عمل تھی۔ لیکن ہاں، یہ ضرور ہے کہ سب کو طیب اردوان نے بہت اچھے اور ولولہ انگیز طریقے سے کیش ضرور کروایا ہے۔ ویسے آپ کو بتائیں دوستو کہ غدار قرار دیے جانے کے بعد اور قتل کیے جانے کے بعد عدنان مینندرس کی، پرائم منسٹر عدنان مینندرس کی جو حیثیت تھی ترکی میں، وہ آفیشلی تبدیل ہو چکی ہے، مطلب آفیشلی کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں کئی بار کوشش یہ کی گئی ہے کہ انہیں سرکاری طور پر شہید کا درجہ دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ہاں، ان کے نام پر ترکی میں مینندرس یونیورسٹی سمیت کئی ادارے قائم کر دیے گئے ہیں، اسی وجہ سے ہم اس کو نیم آفیشل کہہ سکتے ہیں۔ طیب اردوان جو 20 سال سے اوپر ہو چکے ہیں انہیں حکمرانی کرتے ہوئے، 30 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں انہیں طاقت میں ترکی میں، اور اگلے 5 سال بھی انہی کی حکومت ہو